आप लोग इस बिडिंग प्रोसेस से बैक ऑफ हो गए। आपको याद होगा कोई 1 माह पहले आज से हमारी बात भी हुई थी इसी प्रोग्राम में, तो आपने उस वक्त ये कहा था कि 70 से 75% शेयर्स खरीदने में आप दिलचस्पी रखते हैं। क्या वजह बनी आपके ग्रुप के बैक ऑफ होने की कि बिडिंग में आप लोगों ने हिस्सा ही नहीं लिया? आई थिंक वो हमारे कुछ इन्वेस्टर्स थे बाहर से, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो फिर फाइनली दे डिड नॉट जॉइन अस, तो इस वजह से हम ये बिड नहीं कर सके उसको। अच्छा, और ये जो टर्म्स थी हुकूमत की 60% शेयर्स वाली और ये रेफरेंस प्राइस 85 अरब रुपए, ये इस पर आपका कमेंट या आपकी नज़र में ये मुनासिब थी या हुकूमत ने थोड़ा सा? आई थिंक उसको हमने जो है वो एडवाइस किया था कि क्या बेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो इन्वेस्टर के लिए होगा, तो वो ज़ाहिर है उन्होंने कुछ तो जो है वो एकोमोडेट किया था, और कुछ थे कि जो उनकी दानिश में उन्होंने समझा कि जो ये स्ट्रक्चर ऑफर हो रहा है वो बेहतर है। तो आई थिंक और फिर कुछ थोड़ी सी ज़ाहिर है, और इसमें जो लाइबिलिटीज थी उस लाइबिलिटीज का भी एक था, फिर ये 50 बिलियन की इसकी नेगेटिव इक्विटी थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक फिर जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट एक ही पार्टी ने बिड किया उसको। तो अभी अगर कुछ टर्म्स हुकूमत ज़रा उनमें नरमी करती है, कुछ बैठकर अगर बात करना चाहती है उन्हीं 6 पार्टी से जो पहले मौजूद थी, उसमें ज़ाहिर एक पार्टी ने तो बिड कर दी है, तो अभी आपका ग्रुप इसमें मजीद फर्दर इंटरेस्टेड है या तो इंटरेस्ट नहीं? अभी चूंकि वो तो हम बेस कर रहे थे अपने जो फॉरेन इन्वेस्टर की पार्टनरशिप पे। अच्छा, तो वो अभी उन्होंने तो इस राउंड में दिलचस्पी नहीं दी, तो अब अगर वो आइंदा कोई ऐसी जो है वो ऑफर आएगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक ये इंडिया में भी, एयर इंडिया में भी 3-4 अटेम्प्ट हुए थे, 3-4 अटेम्प्ट के बाद फिर फाइनली जो है वो टाटा ग्रुप ने इसको एक्वायर किया था, तो उसमें कोई ज्यादा नर्वस होने वाली बात नहीं है। आई थिंक इससे लर्निंग होगी और पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, और उसको और ज्यादा स्ट्रक्चर बेहतर करने में आई थिंक ये मददगार साबित हो। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे आरिफ साहब आपके, उनके बेसिक जो रिजर्वेशंस थे वो क्या थे? फ्लीट साइज बढ़ाने की जो डिमांड थी हुकूमत की, उन पर उन्हें एतराज था? वो फिर एक उनका डिसीजन भी जो है स्ट्रेटेजिक नहीं हो सका, तो उसकी वजह से, और कोई इशू नहीं था हमको। अच्छा, और अब ये एक इंटरनेशनल ऑफर आई है और वो 125 अरब की ऑफर की गई है, थ्रू ईमेल अभी वो हुई है, ज़ाहिर है अभी उस पर बहुत सारा प्रोसेस आगे होना बाकी है, तो ये आपको लग रहा है कि एक बेहतर ऑफर है एज कम्पेयर टू जो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 10 अरब की ऑफर लगाई थी, रेफरेंस प्राइस 85? बहुत अच्छी ऑफर है वो, तो बहुत अच्छी ऑफर है ये। 125 बिलियन रुपीस तो उनका जो मिनिमम रिजर्व प्राइस है उससे बेहतर ही है, अगर वो है जेन्युइन तो। और जो हुकूमत ने रिजर्व प्राइस 85 अरब का सेट किया था, उस पर वो ज़रूरत से ज़्यादा था, चूँकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी एक मौके पर जिक्र किया था कि ये $1 है इसकी जो वैल्यू है, जितने इसके खसारे बढ़ चुके हैं। ख़ुद साद नज़ीर साहब ने भी आकर इस प्रोग्राम में कहा कि उनके कंसल्टेंट ने सिर्फ $1 इसकी वैल्यू लगाई है, तो ये इन हालात में एक बेहतर रिजर्व प्राइस हुकूमत ने लगाई थी 31 अक्टूबर को। आई थिंक उसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, और उन एलिमेंट्स की वैल्यूएशन जो है, कुछ उनके एसेट्स भी हैं, कुछ रूट्स भी हैं, और वो रूट्स की जो स्टेटस क्या है इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो आई बिलीव हुकूमत ने भी जो है वो अपने इंटरनेशनल एडवाइजर्स रखे हुए थे, तो वो भी जो वैल्यूएशन की वो उन्होंने एक बेस पर जो है की बेसिस पर ही जो है वो की होगी। ठीक है, तो उसको डाउट करना तो आई थिंक इतना मुनासिब नहीं। अब वो तो इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो उनकी दानिश में जो है उसकी वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, तो अकरम वली साहब अब आप ये बताइएगा कि जो हुकूमत की जो टर्म्स थी, आप ज़ाहिर है कि वो इनिशियली बहुत सख्त थी आप लोगों के लिए, अब अगर उसमें कौन कौन सी ऐसी नरमी हो सकती है जिस पर फिर आप या दीगर लोग आएँ वापस? चूँकि आरिफ हबीब साहब के पास जो इन्वेस्टर्स थे फ़ौरन उनका तो इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका, तो ये 6 से आप समझें कि ये 5 लोग ही रह जाएंगे अगर आगे ये मामला दोबारा से शुरू होता है। तो आप लोगों को अभी आपकी क्या डिमांड है हुकूमत से कि कौन सी शराइत में अपनी वो नरमी करे फौरी तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी बिडर बिड करता है वो मुलाजमीन के लिए करके उसको गवर्नमेंट क्या रियायत देती है उनकी लाइबिलिटीज़ के हवाले से। दूसरा, टैक्सेशन के ऊपर कोई गवर्नमेंट कोई तजवीज़ दे या कोई तजवीज़ जो इन्वेस्टर्स दें, उसके ऊपर गवर्नमेंट के अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी है ताकि वो उसको एक अट्रैक्टिव बना सकें। तीसरी बात ये है कि ये बड़ी संजीदगी के साथ इस चीज़ को अभी डिस्कस करके करना पड़ेगा कि जो भी बिडर बिड करता है
ये वर्किंग कैपिटल कहाँ से आएगा इसको आगे लेके चलने में? क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म की वर्किंग कैपिटल इंजेक्ट करे आगे चल के, क्योंकि अगर उसने इंजेक्ट करना है तो फिर इन्वेस्टर क्यों लाए गए थे? तो ये, और जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो फिर गवर्नमेंट के भी तो 40% शेयर है। इस सारी चीजों की क्लैरिटी चाहिए होगी ताकि ये अगले 5, 1 साल, 10 साल जो है वो एयरलाइन ऑपरेट करे विदाउट एनी डेफिसिट ऑफ कैपिटल। तो ये वर्किंग कैपिटल और स्मूथ। अब दूसरी बात ये है कि मैनेजमेंट तो प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगी, लेकिन उस पर बिल्कुल हर किस्म की सियासी मुदाखलत और इंटरफ्रेंसेस से हटके इसको इंडिपेंडेंटली अगर चलाएंगे तो ये एयरलाइन जो है ये आगे स्मूथ चलेगी और compete करेगी। क्योंकि याद रहे कि हमारी नेशनल एयरलाइन PIA जो है, इसकी कंपटीशन की लैंडस्केप अभी तक इसको कभी मिली ही नहीं है। ये हमेशा प्रोटेक्शन की पॉलिसी में चली है। तो और इसकी वजह से, PIA की वजह से हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी सिविल एविएशन और हमारी दूसरी प्राइवेट एयरलाइनें भी मुतासर हुई हैं। लिहाजा इसको कंपटीशन की आदत भी डालनी पड़ेगी और इसके पास वर्किंग कैपिटल भी चाहिएगा। तो अकरम साहब, ये वर्किंग कैपिटल की जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये जो बिडिंग का अमाउंट होगा जो कोई भी पार्टी वो कीमत में अदा करेगी, आप ये चाहते हैं कि उसी को वर्किंग कैपिटल में हुकूमत कन्वर्ट कर दे ताकि वो कम से कम अगले चंद माह तक वो एक मददगार साबित हो सके इसको चलाने में? दोनों चीजें, एक तो जो लिक्विडिटी या जो कैपिटल इंजेक्ट हो रहा है वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कितना पूरा करेगा, और आगे चल के ये जिम्मेदारी दोनों की बनती है, गवर्नमेंट की और इन्वेस्टर की, जो कि चूंकि दोनों शेयर होल्डर हैं। तो ये सारी चीजों की वजाहत और क्लियर एक मैप होना चाहिए इसका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।